ग्रामर का आज सेकंड लेसन है और इसमें हम चौथा रूल इसका पढ़ेंगे कि अगर सिंगल फिक्रे में हैड के साथ तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करके पास्ट परफेक्ट बनाया जाए तो वो रॉन्ग होता है। कि किसी सिंगल फिक्रे के अंदर, जैसे हमने पिछले सेशन में ना सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, तो उसमें सिंगल फिक्रे फिर कंबाइन करके कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। इसी तरह वो कह रहा है कि अगर किसी सिंगल फिक्रे में हैड के साथ तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल करके पास्ट परफेक्ट बनाया जाए तो ये रॉन्ग होता है। अलबत्ता अगर ऐसे फिक्रों में कोई एडवर्ब आ जाए, कोई कंजक्शन आ जाए, तो फिर हैड के साथ जो है वो थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अब कुछ एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब्स हैं, यानी यहाँ कुछ एडवर्ब दिए हुए हैं, जैसे नेवर, एवर, बिफोर, टिल, ऑलरेडी एडवर्ब की ये मिसालें हैं। और अगर किसी फिक्रे में एडवर्ब ना हो तो इस फिक्रे को दुरुस्त ही नहीं समझा जाता। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, देखें। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ही हैड गॉन टू लाहौर। अब यहाँ एडवर्ब नहीं है, एडवर्ब के बगैर ये पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये गलत सेंटेंस है, ये इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या होगा? ही वेंट टू लाहौर। और अगर हैड लगाना है तो फिर हैड और थर्ड फॉर्म के सेंटर में एक एडवर्ब का इस्तेमाल होगा, जैसे ही हैड ऑलरेडी गॉन टू लाहौर, तो ये करेक्ट सेंटेंस है। तो आपने भी हमेशा ये याद रखना है कि सिंगल हैड के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल जो है वो मुनासिब नहीं है, वो दुरुस्त नहीं है, बल्कि एडवर्ब का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो एडवर्ब के साथ, इसी तरह बाकी और भी जितने एडवर्ब्स हैं उनके साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है जी। नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर 5 है कि अगर किसी हेल्पिंग वर्ब में 2 या 3 वर्ड्स हैं, यानी एक हेल्पिंग वर्ब है और वो 2 या 3 अल्फाज पर मुश्तमिल है, तो उसका नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो पहला हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगाया जाएगा। इसी तरह इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का जो पहला वर्ड है उसे ही सब्जेक्ट से पहले लाया जाएगा। ये देखें, दो वर्ड्स पर मुश्तमिल जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जैसे हैज बीन है, हैव बीन, हैड बीन, वुड हैव, शुड हैव, माइट हैव। इसी तरह 3 अल्फाज पर या 3 वर्ड्स पर जो मुश्तमिल हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो देखें, विल हैव बीन, शैल, कैन हैव बीन, would have been, should have been, may have been, can have been और would have been, could have been और उसके बाद might have been। अब इसको मज़ीद समझते हैं कि has been ये एक हेल्पिंग वर्ब है। अगर इस हैज़ बीन का हमने, ये सिंपल सेंटेंस है, मतलब सिंपल हेल्पिंग वर्ब, अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो हम सिर्फ हैज़ के बाद नॉट लगाएंगे और फिर बीन लगेगा, हैज़ नॉट बीन आ जाएगा। इसी तरह विल हैव है तो विल नॉट हैव आ जाएगा। इसी तरह शेल हैव है तो शेल नॉट हैव आ जाएगा। इसी तरह इंटेरोगेटिव बनाना है तो फिर हैज़ बीन सिंपल है, तो जब हमने इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो हैज़, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट हैज़ है तो शुरू में भी हैज़ आ जाएगा, हैज़ बीन आ जाएगी। इसी तरह विल हैव है तो ही विल ही हैव बीन आ गया, यानी सब्जेक्ट से पहले जो है वो 2 या 3 वर्ड्स वाला हेल्पिंग वर्ब है तो पहला हेल्पिंग वर्ब सिर्फ सब्जेक्ट से पहले आएगा। जैसे शेल हैव है तो शेल आई हैव बीन आ गया। नेक्स्ट है रूल नंबर 6, देखें कि अब अमूमन क्या होता है, जैसे हैज़ है, हैव है, तो फिर शेल हैव है, तो विल हैव है, तो कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह करते हैं कि फिर शेल हैज़ और विल हैज़ भी कर लेते हैं। इस तरह नहीं है कि इंग्लिश के अंदर शेल हैज़, विल हैज़ बीन, कैन हैज़ बीन, शेल हैज़ बीन, मे हैज़ बीन, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल ही नहीं है, इनका वजूद ही नहीं है। हैज़ जो है वो अकेला ही आ रहा होता है और बाकी विल शेल के साथ ये हैव का इस्तेमाल है। विल हैव बीन, मे हैव बीन, शेल हैव बीन। अब इसकी एग्जांपल्स हैं, देखें टेबल के अंदर पहला सेंटेंस है ही विल हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे। अब यहाँ विल हैज नहीं आ सकता क्योंकि विल हैज का इंग्लिश के अंदर वजूद ही नहीं, तो विल हैव बीन आएगा। ठीक है, ही विल हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे। नेक्स्ट है इट मे हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। तो यहाँ फिर हैज की गलती है, यहाँ हैव आएगा। वैसे टेंस के हिसाब से देखें ना आप तो सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। सिंस और फार के इस्तेमाल में ये
परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन क्योंकि वर्ड की प्रॉब्लम है तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, इसी तरह थर्ड सेंटेंस में है शी विल हैज गॉन टू लाहौर, तो यहां फिर विल हैज गलत है, शी विल हैव गॉन टू लाहौर आएगा। रूल नंबर 7 है कि इंग्लिश में अगर किसी फिक्रे में या किसी सेंटेंस में फ्यूचर टेंस जो है वो दो बेक वक्त नहीं लगाए जा सकते, यानी एक सेंटेंस है और उसके दो पार्ट है और दोनों ही मेन क्लास हैं, यानी सबॉर्डिनेट नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट क्लासेस है, तो फिर दोनों में फ्यूचर नहीं लगाया इस्तेमाल हो सकता, बल्कि शुरू में प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होगा पहले हिस्से में, दूसरे हिस्से में फ्यूचर का इस्तेमाल होगा। अगर दोनों में आप फ्यूचर लगा देंगे तो फिर वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये देखें, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। उर्दू में तो ये ठीक है, लेकिन इंग्लिश में ये इस तरह से आएगा, अगर ये लिखा जाए ना कि इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास, देखने में तो ये ठीक लग रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली रूल के मुताबिक, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट में दो फ्यूचर टेंस इकट्ठे नहीं आ सकते, लिहाजा फिक्रे के दो हिस्से हैं और दोनों में फ्यूचर टेंस नहीं आ सकता, लिहाजा पहले हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा और दूसरे में जो है वो फ्यूचर आएगा। अब इसको आपने याद करना है अच्छे से, ताकि आपके जहन में बैठ जाए कि दो फ्यूचर टेंस कभी भी इकट्ठे नहीं आएंगे, बल्कि पहले में प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा पहले हिस्से में, दूसरे में फिर फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। देखें, इफ सॉरी आई इफ ही आना था, इसने मिस प्रिंट है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ये करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो करेक्ट ये होगा जी। रूल नंबर 8 है अनलेस और अनटिल के हवाले से, कि अनलेस और अनटिल के फौरन बाद नाट नहीं लगाते, और अगर फौरन बाद नाट लगा दिया तो सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, यानी अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड ही कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन, ये इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या होगा, अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन, यानी अनलेस लगा और ही डज और फिर नॉट लग गया, ये गलत है, बल्कि अनलेस ही वर्क्स हार्ड आया और फिर फिक्रे के सेंटेंस के दूसरे हिस्से में नॉट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह रूल नंबर 9 को देखें, एज इफ एज दो के बाद हमेशा वर लगता है, ये दो वर्ड्स हैं, एज इफ का मतलब होता है गोया के, और एज दो का मतलब है गोया के या जैसा के, अगरचे, तो इनके बाद हमेशा वर लगता है या फिर पास्ट टेंस की कोई फॉर्म इस्तेमाल होती है, जैसे टेबल के अंदर एग्जांपल्स देखें। और हाँ, एक और चीज, इनके बाद इज आर एम का इस्तेमाल नहीं होता, एज इफ और एज दो के बाद इज आर एम का इस्तेमाल नहीं होता। फर्स्ट सेंटेंस है इट लुक्स एज इफ ही इज मैड, ही इज मैड। अब यहाँ क्योंकि उसने कहा कि इज आर एम का इस्तेमाल ही नहीं होना, और फिर एज इफ के बाद जो है वो वर का इस्तेमाल होता है, तो फिर इट लुक्स एज इफ ही वर मैड, एज इफ के बाद वर का इस्तेमाल हो गया। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है इट लुक्स एज इफ ही ईट्स स्टेल ब्रेड, तो यहाँ पर ईट्स की बजाय माजी की कोई फॉर्म आ जाएगी, एट आ जाएगा, ही एट स्टेल ब्रेड। और फिर अगर माजी करीब आ रहा है, इट लुक्स एज इफ ही एट स्टेल ब्रेड यस्टरडे, तो फिर माजी बैद हो जाएगा इसमें, इट लुक्स एज इफ ही हैड ईटन स्टेल ब्रेड यस्टरडे, क्योंकि यस्टरडे आ गया तो यस्टरडे के साथ फिर माजी बैद की शक्ल आ जाएगी, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 10 के कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो अगर फेल के तौर पर यानी जब आ रहे हैं तो फिर उनके साथ कोई प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं होती, जैसे कि रिजेंबल विद रॉन्ग है, खाली रिजेंबल आएगा, फिर रीच एट गलत है, रीच आएगा, ऑर्डर टू, मैरी विद, लव विद, कंट्रोल ऑन, इन्फॉर्म टू, ये सारे सिंगल वर्ब के तौर पर यूज होंगे, इनके साथ किसी किस्म की कोई प्रपोजिशन जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी। नीचे सेंटेंसेस देखें, ही रिजेंबल्स विद हिज ब्रदर,
और ये रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। इसका दुरुस्त जो है वो होगा ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर। ठीक है, इसी तरह ही मैरिड विद अ ब्यूटीफुल गर्ल, रॉन्ग, इनकरेक्ट है। ही मैरिड अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये करेक्ट है। जी, आज का हमारा इंग्लिश का लेसन भी कंप्लीट हुआ।